मरहूम की याद में। एक दिन मिर्जा साहब और मैं बरामदे में साथ साथ कुर्सियां डाले चुपचाप बैठे थे। जब दोस्ती बहुत पुरानी हो जाए तो गुफ्तगू की चंदा जरूरत बाकी नहीं रहती और दोस्त एक दूसरे की खामोशी से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। यही हालत हमारी थी। हम दोनों अपने अपने ख्यालात में गर्क थे। मिर्जा साहब तो खुदा जाने क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं जमाने की नासाजगारी पर गौर कर रहा था। दूर सड़क पर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक मोटर कार गुजर जाया करती थी। मेरी तबीयत कुछ ऐसी बातें हुई है कि मैं जब कभी किसी मोटर कार को देखूं तो मुझे जमाने की नासाजगारी का ख्याल जरूर सताने लगता है और मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूं जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब इंसानों में बराबर तकसीम की जा सके। अगर मैं सड़क पर पैदल जा रहा हूं और कोई मोटर इस अदा से मेरे पास से गुजर जाए कि गर्द गुबार मेरे फेफड़ों, मेरे दिमाग, मेरे मेदे और मेरी दिल्ली तक पहुंच जाए, तो उस दिन मैं घर आकर इल्मे कीमिया की वो किताब निकाल लेता हूं जो मैंने एफए में पढ़ी थी और इस गरज से उसका मुताला करने लगता हूं कि शायद बम बनाने का कोई नुस्खा मेरे हाथ आ जाए। मैं कुछ देर तक यूं ही आगे बढ़ता रहा। मिर्जा साहब ने कुछ तवज्जो नहीं। आखिर मैंने खामोशी को तोड़ा और मिर्जा से मुखातिब होकर बोला, मिर्जा, हम में और हैवानों में क्या फर्क है? भाई कुछ होगा ही ना आखिर। मैं बताऊं तुम्हें? बोलो। कोई फर्क नहीं। सुनते हो मिर्जा, कोई फर्क नहीं हम में और हैवानों में। कम से कम मुझ में और हैवानों में तो कोई फर्क नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ मीम मेघ निकालने में बड़े ताक हो। कह दोगे हैवान जुगाली करते हैं, तुम जुगाली नहीं करते, और उनकी दुम होती है तुम्हारी दुम नहीं। लेकिन इन बातों से क्या साबित होता है? इन बातों से तो सिर्फ यही साबित होता है कि वो हमसे अफजल हैं। लेकिन एक बात में मैं और वो बिल्कुल बराबर हैं। वो भी पैदल चलते हैं और मैं भी पैदल चलता हूं। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब? कुछ जवाब नहीं। कुछ है तो कहो। बस चुप हो जाओ। तुम कुछ नहीं कह सकते। जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूं उस दिन से पैदल चल रहा हूं। पैदल। तुम पैदल के मानी नहीं जानते। पैदल के मानी है सीना है जमीन पर इस तरह हरकत करना कि दोनों पांव में से एक जरूर जमीन पर रहे। यानी तमाम उम्र मेरे हरकत करने का यही तरीका रहा है कि एक पांव जमीन पर रखता हूं, दूसरा उठाता हूं, दूसरा रखता हूं, पहला उठाता हूं, एक आगे एक पीछे, एक पीछे एक आगे। खुदा की कसम, इस तरह की जिंदगी से दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता। हवास बेकार हो जाते हैं, तखय्युल मर जाता है, आदमी कतरे से बदतर हो जाता है। मिर्जा साहब मेरी इस तकरीर के दौरान में कुछ इस बेपरवाही से सिगरेट पीते रहे कि दोस्तों की बेपरवाही को खोने को दिल चाहता। मैंने अज़र हिकारत और नफरत के साथ मिर्जा की तरफ से मुंह फेर लिया। ऐसा मालूम होता था कि मिर्जा को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आता। यानी मैं जो अपनी तकालीफ बयान कर रहा हूं वो महज ख्याली हूं। यानी मेरा पैदल चलने के खिलाफ शिकायत करना काबिल तवज्जो ही नहीं। यानी मैं किसी सवारी का मुस्तहिक ही नहीं। मैंने कहा, अच्छा मिर्जा, यूं ही सही, देखो तो मैं क्या करता हूं। मैंने अपने दांत पिच्ची कर लिए और मेज पर से झुक के मिर्जा के करीब पहुंच गया। मिर्जा ने भी सर मेरी तरफ मोड़ा। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरे तबस्सुम में जहर मिला हुआ था। जब मिर्जा पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हो गया तो मैंने चबा चबा कर कहा, मिर्जा, मैं एक मोटर कार खरीदने लगा। ये कहकर मैं बड़े इस्तेकना के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। क्या कहा तुमने? क्या खरीदने लगे? सुना नहीं तुमने? मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं। मोटर कार? मोटर कार एक ऐसी गाड़ी है जिसे बाज लोग मोटर कहते हैं, बाज लोग कार कहते हैं।
लेकिन चूंकि तुम जरा कुंद जहन हो इसलिए मैंने दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत पेश ना हो। अब के मिर्जा नहीं, मैं बेपरवाही से सिगरेट पीने लगा। भाई मैंने ऊपर को चढ़ा ली और सिगरेट वाला हाथ मुंह तक इस अंदाज से लाता और हटाता था कि बड़े बड़े एक्टर इस पर रश्क करें। थोड़ी देर बाद मिर्जा साहब फिर बोले, मैंने सोचा असर हो रहा है, मिर्जा पर रोक पड़ रहा है। मैं चाहता था कि मिर्जा कुछ बोले ताकि मालूम हो कि कहां तक मरूब हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद मिर्जा साहब फिर बोले, मिर्जा जहां तक मुझे मालूम है तुमने स्कूल में और फिर कॉलेज में और फिर घर पर 2-3 ज़बानें सीखी और इसके अलावा तुम्हें कई ऐसे अल्फाज भी आते हैं जो किसी स्कूल कॉलेज या शरीफ घराने में नहीं बोले जाते, फिर भी इस वक्त तुम्हारा कलाम से आगे नहीं बढ़ता। मिर्जा तुम जानते हो इस वक्त जो तुम्हारी ज़हनी कैफियत है उसको अरबी ज़बान में हसद कहते हैं। नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो सिर्फ खरीदने के लफ्ज पर गौर कर रहा था। तुमने कहा कि तुम एक मोटर कार खरीदने लगे हो, तो मियाँ साहब बताते हैं खरीदना एक ऐसा फेल है कि जिसके लिए रुपए वगैरह की जरूरत होती है। वगैरह का तो तुम बखूबी बंदोबस्त कर लोगे, रुपए का बंदोबस्त कैसे करोगे? ये नुक्ता मुझे भी न सूझा था। लेकिन मैंने हिम्मत कहा है मिर्जा, मैं अपनी कई कीमती अशिया बेच सकता हूँ। कौन सी मसला? एक तो मैं अपना सिगरेट केस बेच डालूंगा। चलो 10 आने ये हो गए, बाकी 2,500-3 हजार रुपए का किसी तरह इंतजाम कर लो तो सब काम ठीक हो जाएगा। इसके बाद मुनासिब यही मालूम हुआ कि गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। चुनांचे में मिर्जा से बेजार होकर खामोश हो रहा। ये बात समझ में ना आई कि लोग रुपए कहां से लाते। बहुत सोचा, आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि लोग चोरी करते हैं। इससे गुनाह इत्मीनान हुआ। मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं, एक बाइसिकल ले लो। रुपए का मसला तो जूं का तू रहा। मुफ्त? वो कैसे? मुफ्ती समझो, एक दोस्त से अब कीमत लेना भी कहाँ की शराफत है। अलबत्ता तुम एहसान कबूल करना गवारा ना करो तो और बात है। ऐसे मौके पर जो हंसी में हंसता हूँ उसमें मासूम बच्चे की मसरत, जवानी की खुशदिली, उबलते हुए फव्वारों की मौसीकी, बुलबुलों का नगमा सब एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। चुनाचे मैंने हंसी हंसा और इस तरह हंसा कि फिर खिली हुई बादशाह घंटों तक अपनी असली जगह पर वापस ना आए। जब मुझे यकीन हो गया कि यकलख्त कोई खुशखबरी सुनने से दिल की हरकत बंद हो जाने का जो खतरा होता है उससे महफूज हूँ, तो मैंने पूछा, है किसकी? मेरे पास एक बाइसिकल है, तुम ले लो। फिर कहना भाई एक बाइसिकल है मेरे पास, जैसे मेरी है वैसे तुम्हारी है, तुम ले लो। यकीन मानिए मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। शर्म के मारे में पसीना पसीना हो गया। 14वीं सदी में ऐसा ईसार और बेगर्जी वाला कहां देखने में आती है। मैंने कुर्सी सिरकाकर मिर्जा के पास कर ली। समझ न आया अपनी निदामत और ममनूनियत का इजहार किन अल्फाज में करूं। आखिर मैंने कहा, मिर्जा सबसे पहले तो मैं उस गुस्ताखी, दुरुस्ती और बेअदबी के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ जो अभी अभी मैंने तुम्हारे साथ गुफ्तगू में रवा रखी। दूसरे, आज मैं तुम्हारे सामने एक एतराफ़ करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी साथ गोई की दाद दोगे और अपनी रहमदिली के सदक़े मुझे माफ़ कर दोगे। मिर्जा, मैं हमेशा तुमको अज़हद कमीना, खुदगर्ज़ और अय्यार इंसान समझता आया हूँ, लेकिन देखो नाराज मत होना, इंसान से गलती हो ही जाती है। लेकिन आज तुमने अपनी दोस्ती और शराफत का सबूत दिया है और मुझ पे साबित कर दिया है कि मैं कितना काबिल नफरत, तंग ख्याल और हकीर शख्स हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों में आंसू भर आए। करीब था कि मैं मिर्जा के हाथ को बोसा देता और अपने आंसू को छुपाने के लिए सर उसकी गोद में रख देता, लेकिन मिर्जा साहब बोले, भाई इसमें मेरी फयाजी क्या हुई? मेरे पास एक बाइसिकल है, जैसे मैं सवार हुआ वैसे तुम सवार हुए,
लेकिन मिर्जा मुफ्त मैं न लूंगा, यह हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, बस इसी बात से मैं डरता था। तुम हसास इतने हो कि किसी से एहसान कबूल करना गवारा नहीं करते। हालांकि खुदा गवाह है, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। खैर कुछ भी सही, तुम मुझे सचमुच इसकी कीमत बता दो। कीमत का जिक्र करके तो गोया तुम मुझे कांटों में घसीटते हो, और जिस कीमत पर मैंने खरीदी थी वो तो बहुत महंगी थी, अब तो वो इतनी की रही भी नहीं। तुमने कितने में खरीदी थी? मैंने 250 रुपए, लेकिन उस वक्त बाइसिकलों का रिवाज जरा कम था, इसलिए कीमतें ज्यादा। क्या बहुत पुरानी है? नहीं भाई, ऐसी भी पुरानी क्या होती। तो मेरा इसमें लड़का कॉलेज आया जाया करता था, और उसे कॉलेज छोड़े हुए भी 2 साल भी नहीं हुए। हाँ, एक बात है, आजकल की बाइसिकलों से जरा मुख्तलिफ है भाई। आजकल की बाइसिकलें टीम की बनती है, जिन्हें कॉलेज के सरफिरे लौंडे सस्ती समझकर खरीद लेते हैं। पुरानी बाइसिकलों के ढांचे मजबूत हुआ करते थे। लेकिन मिर्जा 250 रुपए तो मैं नहीं दे सकता। इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आए? मैं तो इसकी आधी कीमत भी नहीं दे सकता। भाई मैं तुमसे पूरी कीमत थोड़ी मांगता हूँ। अपन तो मैं कीमत लेना नहीं चाहता, लेकिन ना मिर्जा, कीमत तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। अच्छा तुम यूं करो, मैं तुम्हारी जेब में कुछ रुपए डाल देता हूँ, घर जाकर गिन लेना। अगर तुम्हें मंजूर हुए तो कल बाइसिकल भिजवा देना, वरना रुपए वापस कर देना। अब यहाँ बैठकर मैं तुमसे सौदा चुकाऊं, ये तो कुछ दुकानदारों की सी बात मालूम होती है। भाई तुम्हारी मर्जी है, मैं तो अब भी कहता हूँ कि कीमत वीमत जाने दो, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम ना मानो। मैं उठकर अंदर कमरे में आया। मैंने सोचा इस्तेमाल शुदा चीज़ों की लोग आम तौर पर आधी कीमत देते हैं, लेकिन जब मैंने मिर्ज़ा से कहा था कि मिर्ज़ा मैं तो आधी कीमत भी नहीं दे सकता, तो मिर्ज़ा इस पर मोतरज़ ना हुआ। वो बेचारा तो यही कहता था कि तुम मुफ्त ही ले लो। लेकिन मुफ्त मैं कैसे ले लूँ? आखिर एक सवारी है, घोड़ों, टांगों, मोटरों और फिटलों के ज़ुमरे में आती है। बक्स खोला तो मालूम हुआ कि हस्तभूत कुल 46 रुपए हैं। 46 रुपए तो कुछ ठीक रकम मालूम नहीं होती। 45 या 50 हो तब भी कोई बात है। 50 तो हो ही नहीं सकते, और अगर 45 ही देने हैं तो 40 क्यों ना दिए जाए। जिन रकमों के आखिर में सिफर आता है वो कुछ जरा ज्यादा माकूल मालूम होती है। बस ठीक है, 40 रुपए दे दूंगा, खुदा करे मिर्जा कबूल कर ले। बाहर आया, 40 रुपए मुट्ठी में बंद करके मैंने मिर्जा की जेब में डाले और कहा, मिर्जा इसको कीमत न समझना, लेकिन अगर एक मुफलिस दोस्त की हकीर सी रकम मंजूर करना तुम्हें अपनी तौहीन मालूम ना हो तो कल बाइसिकल भिजवा देना। मिर्जा रुखसत होने लगे तो मैंने फिर कहा, मिर्जा कल जरूर सुबह भिजवा देना, देर न करना, 8-9 बजे तक। और हाँ, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा ममनून हूँ, और मेरी गुस्ताखी को माफ कर देना। देखो ना यूं ही कभी कभी बेतकल्लुफी में मिर्जा साहब कहने लगे, भाई वो साइकिल पे तेल डाल लेना और झाड़ पोंछ कर लेना। अगर मेरे नौकर को फुर्सत हुई तो मैं खुद डलवा लूंगा, वरना तुम डलवा लेना। हाँ वो सब कुछ हो जाएगा। तुम कल जरूर सुबह भिजवा देना, देखना 8 बजे तक या 7:30 बजे तक। अच्छा, खुदा हाफिज़। रात को बिस्तर पर लेटा तो बाइसिकल पर सवार होने के मुख्तलिफ प्रोग्राम तजवीज़ करता रहा। ये इरादा तो पुख्ता कर लिया कि 2-3 दिन के अंदर अंदर शहर की तमाम मशहूर तारीखी इमारत और खंडरों को नए सिरे से देखना था। उसके बाद हो सका तो अगले गर्मी के मौसम में बाइसिकल पर कश्मीर वगैरह की सैर करूंगा। सुबह सुबह हवाखोरी के लिए नहर तक जाया करूंगा। शाम को ठंडी सड़क पर जहां और लोग सैर को निकलेंगे, मैं भी सड़क की साफ शफाफ सतह पर हल्के हल्के हाथी दांत किए गैंग की माने गुजर जाऊंगा। डूबते हुए आफताब की रोशनी बाइसिकल के चमकीले हिस्सों पर पड़ेगी तो बाइसिकल जगमगा उठेगी और ऐसा मालूम होगा जैसे एक राजहंस जमीन के साथ साथ। वो मुस्कुराहट जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, अब तक मेरे होंठों पर खेल रही थी। बारहा दिल चाहा कि अभी भाग कर जाऊं और मिर्जा को गले लगा लूं। रात को ख्वाब में दुआएं मांगता रहा कि खुदाया मिर्जा बाइसिकल देने पर रजामंद हो जाए।
सुबह उठता तो उठते के साथ ही नौकर ने ये खुशखबरी सुनाई कि हुजूर वो बाइसिकल आ गई है। इतनी सवेरे? वो तो रात ही को आ गई थी, आप सो गए थे, मैंने आपको जगाना मुनासिब ना समझा। मिर्जा का आदमी आपको डिगरियां कसने के लिए एक औजार भी दे गया। मैं हैरान तो हुआ कि मिर्जा साहब ने बाइसिकल भिजवा देने में इस कदर उजलत से क्यों काम लिया, लेकिन फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि आदमी निहायत दयानतदार और शरीफ है और रुपए ले लिए थे तो बाइसिकल क्यों रोक रखते। चुनाचे नौकर से कहा, देखो ये औजार यहीं छोड़ जाओ और बाइसिकल को किसी कपड़े से खूब अच्छी तरह झाड़ो और ये जो मोड़ पर बाइसिकल वाला बैठता है ना, इससे जाकर बाइसिकल में डालने का तेल ले आओ और बाइसिकल वाले से कहना कि तेल की एक कुप्पी भी दे दे। और हाँ, अबे भागा कहाँ जा रहे हैं, जरूरी बात तुमसे कह रहे हैं। बाइसिकल वाले से कहना कि कोई घटिया तेल ना दे दे जिससे बाइसिकल के तमाम पुर्जे ही खराब हो जाए। बाइसिकल के पुर्जे बड़े नाजुक होते हैं। और हाँ, बाइसिकल बाहर निकाल कर रखो, हम अभी कपड़े बदल कर आते हैं, हम जरा सैर को जाएंगे और साफ कर देना। और देखो ज्यादा जोर जोर से भी कपड़ा मत रगड़ना, बाइसिकल का पॉलिश घिस जाता है। जल्दी जल्दी चाय पी, गुस्ल खाने में बड़े जोश और खरोश के साथ चल चल चमेली बाग में तोते उड़ाऊंगा गाता रहा। उसके बाद औजार जेब में डाला और कमरे से बाहर आया। बरामदे में आया तो बरामदे के साथ ही एक अजीब व गरीब मशीन पर नजर पड़ी। ठीक तरह पहचान न सका कि ये क्या चीज है। नौकर से दरियाफ्त किया, क्यों है ये क्या चीज है? हुजूर ये बाइसिकल है। बाइसिकल? किसकी बाइसिकल? मिर्जा साहब ने भिजवाई है आपके लिए। और वो जो बाइसिकल मिर्जा साहब ने कल रात को भेजी थी वो कहाँ गई? यही तो है। क्या बनता है? जो बाइसिकल मिर्जा ने कल रात को भेजी थी वो यही है? जी हाँ। अच्छा, फिर उसे देखने लगा, इसे साफ क्यों नहीं किया? हुजूर 2-3 दफा साफ कर चुका हूँ। तो ये मैली क्यों है? नौकर ने इसका जवाब देना मुनासिब न समझा। और तेल लाया? हाँ हुजूर लाया। दिया? हुजूर वो जो तेल देने के छेद होते हैं वो नहीं मिलते। क्या वजह? हुजूर घरों पर जंगल मैल जमा है, बहुत शराब कहीं बीच में दबदबा गए हैं। रफ्ता रफ्ता मैं उस चीज के करीब आया जिसको मेरा नौकर बाइसिकल बता रहा। उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर गौर किया, यह तो साबित हो गया कि बाइसिकल है, लेकिन मुजमल हैत से यह साफ जाहिर था कि कल रहट और चरखे और इसी तरह की और मॉडर्न इन्वेंशन से पहले की बनी हुई। पहिए को घुमा घुमा कर वो सुराख तलाश किया जहां किसी जमाने में तेल दिया जाता था, लेकिन अब इस सुराख में से आमद और रफ्त का सिलसिला बंद था। चुनाचे नौकर बोला, हुजूर तो तेल तो इधर उधर बह जाता है, बीच में तो जाता ही नहीं है। अच्छा ऊपर ऊपर ही डाल दो, ये भी मुफीद होता है। आखिरकार बाइसिकल पर सवार हुआ। पहला ही पांव जो चलाया तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मुर्दा अपनी हड्डियां चढ़ा चढ़ा अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदा हो रहा। घर से निकलते ही थोड़ी सी उतराई थी, उस पर बाइसिकल खुद ब खुद चलने लगी, लेकिन इस रफ्तार से जैसे तारकोल जमीन पर बैठा। और साथ ही साथ मुख्तलिफ हिस्सों से तरह तरह की आवाजें बरामद होना शुरू हुई। इन आवाजों के मुख्तलिफ गिरोह थे। चीं चां चूं किस्म की आवाजें ज्यादातर गद्दी और पिछले पहिए से आती थी। खट खड़ की तबील की आवाजें मडगाडों से आती थी। चर चुर चुर चर चुर की किस्म के सुर पैडल और जंजीर से निकलते थे। जंजीर ढीली ढीली थी। अब मैं जब कभी पैडल पर दबाव डालता था उसमें एक अंगड़ाई सी पैदा होती थी जिससे वो तन जाती थी और चिड़ बोलने लगती थी और फिर ढीली हो जाती थी। पिछला
पहिया घूमने के अलावा झूमता भी था। यानी एक तो आगे को चलता था, दूसरा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं को भी हरकत करता था। चुनांचे सड़क पर जो निशान पड़ जाता था उसको देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मखमूर सांप लहरा कर निकल गया। मडगाड़ थे तो सही, लेकिन पहियों के ऐन ऊपर न थे। उनका फायदा सिर्फ यही मालूम होता था कि इंसान शुमाल की संत सैर को निकले और आफ्ताब मगरिब में गुरूब हो रहा हो तो मडगाड़ों की बदौलत टायर धूप से बचे रहेंगे। अगले पहिए के टायर में एक बड़ा सा पैबंद लगा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा सर हर चक्कर में कुछ झटके से खा रहा था। पिछले और अगले पहिए से चूं चूं फट की सदा निकल रही थी। जब उतार कर बाइसिकल जरा ज्यादा तेज हुई तो फजा में जैसे भूचाल सा आ गया। इधर उधर के लोग चौंके, माओ ने अपने बच्चों को सीनों से लगा लिया। खड़ड़ खड़ड़ के बीच में पहियों की आवाज जुदा सुनाई दे रही थी, लेकिन चूंकि बाइसिकल अब पहले से ज्यादा तेज थी, इसलिए चूं फट की आवाज ने अब चुचू फट की सूरत इख्तियार कर ली। इस वक्त तेज रफ्तारी बाइसिकल की तबे नाजुक पर गिरा गुजरी। चुनांचे उसमें यकलख दो तब्दीलियां वाक़ हो गई। एक तो हैंडल एक तरफ को मुड़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं जा तो सामने को रहा था, लेकिन मेरा तमाम जिस्म दाएं तरफ को मुड़ा हुआ। दूसरा, बाइसिकल की गद्दी दफन चैन के करीब नीचे बैठ गई। चुनांचे जब कभी मैं पैडल चलाने के लिए अपनी टांगे ऊपर नीचे कर रहा था तो मेरे घुटने मेरी ठोड़ी पर कमर दोहरी होकर बाहर को निकली हुई थी और साथ ही अगले पहिए की अटखेलियों की वजह से सर बराबर झटके खा रहा था। गद्दी का नीचा होना असल तकलीफ दे साबित हुआ, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि अब इसको ठीक कर। चुनांचे मैंने बाइसिकल को ठहरा लिया। बाइसिकल के ठहर जाने से दुनिया में जैसे एक खामोशी सी छा गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी ट्रेन के स्टेशन से निकलकर बाहर आ गया। जेब से मैंने औजार निकाला, गद्दी को ऊंचा किया, कुछ हैंडल को ठीक किया और दोबारा सवार हो गया। 10 कदम भी न चलने पाया था कि अब हैंडल नीचा हो, इतना कि गद्दी अब हैंडल से कोई फुट भर नीचे। मेरा तमाम जिस्म सामने को झुका हुआ था, तमाम बोझ दोनों हाथों पर था जो हैंडल पर रखे थे और बराबर झटके खा रहे। आप मेरी हालत को तसव्वुर करें तो आपको मालूम होगा मैं दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत आटा गूंद रही हो। मुझे इस मुशाबियत का एहसास बहुत तेज था, इसलिए मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं दाएं बाएं लोगों को कनखियों से देखता जाता था। यूं तो हर शख्स मील भर पहले ही से मुड़ के देखने लगता था, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा न था जिसके लिए मेरी मुसीबत ज़ियाफ़त तबाह का बाइस न हो। हैंडल तो नीचा हो ही गया था, थोड़ी देर बाद गद्दी भी फिर नीचे हो गई और मैं हमदन जमीन के करीब पहुंचा। एक लड़के ने कहा, देखो ये आदमी क्या कर रहा है। गोया मैं उस बदतमीज के नजदीक कोई करतब दिखा रहा था। गद्दी का नीचा होना असल तकलीफ से साबित हुआ, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि अब किसी मिस्त्री से पेश कसवा लेने चाहिए। चुनांचे मैं बाइसिकल को एक दुकान पर ले गया। बाइसिकल की खड़ड़ से जितने लोग काम कर रहे थे सब के सब सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मैंने जी कड़ा करके कहा, जरा इसकी मुरम्मत कर दीजिए। एक आदमी आगे बढ़ा, एक लोहे की सलाख उसके हाथ में थी, जिससे उसने मुख्तलिफ हिस्सों को बड़ी बेदर्दी के साथ ठोक बजा कर देखा। ऐसा मालूम होता था बड़ी तेजी से सब हालात का अंदाजा लगा लिया है, लेकिन फिर मुझसे पूछने लगा, किस किस पुर्जे की मरम्मत कराइएगा? बड़े उस्ताद हो तुम, देखते नहीं हो कि सिर्फ हैंडल और गद्दी को थोड़ा ऊंचा करके कसना है, बस इनको ठीक कर दो और बताओ कि कितने पैसे हुए। मडगाड़ भी ना ठीक ना कर दो। हाँ वो भी ठीक कर दो।
बाकी चीजें भी ठीक करा ले तो अच्छा ही हो। अच्छा कर दो। थोड़ी हो सकता है, 10-15 दिन का काम है, आप उसको यहीं छोड़ देंगे। और पैसे कितने लोगे? बस 30-40 रुपए लगेंगे। बस जी, जो काम तुमसे कहा है वो कर दो और बाकी हमारे मामलात में दखल न दो। थोड़ी देर बाद हैंडल और गद्दी फिर ऊंची करके कस दी गई। मैं चलने लगा तो मिस्त्री ने कहा, मैंने तो सब कर दिया, सब पेज घिसे हुए हैं, थोड़ी देर बाद सब ढीले हो जाएंगे। हैं? बदतमीज कहीं का, तो ये 2 आने पैसे क्या मुफ्त में लिए? भाई ये मिर्जा साहब की बाइसाइकिल है ना? ले लो, ये वो मिर्जा साहब की बाइसाइकिल जो पिछले साल बिक्री आई थी। पहचानी तुमने? सदी गुजर गई है लेकिन उस बाइसाइकिल की खतरनाक होने में नहीं आती। वाह, मिर्जा साहब के लड़के इस पर कॉलेज आया जाया करते थे और उनको कॉलेज छोड़े अभी 2 साल भी नहीं हुए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब मिर्जा साहब खुद कॉलेज आया जाया करते थे तो उनके पास भी तो यही बाइसाइकिल थी। ये सुनकर मेरी तबीयत कुछ मुर्दा सी हो गई। मैं बाइसाइकिल को साथ लिए पैदल पैदल चल पड़ा, लेकिन पैदल चलना भी मुश्किल था क्योंकि उस बाइसाइकिल के चलाने में ऐसे ऐसे पट्टों पर जोर पड़ता था जो आम बाइसाइकिलों के चलाने में इस्तेमाल नहीं होते। इसलिए जा बजा टांगों, कंधों, कमर और बाजुओं में दर्द हो रहा था। मिर्जा का ख्याल रह कर आता था, लेकिन मैं हर बार कोशिश करके उसे जहन से निकाल देता था, वरना मैं पागल हो जाता। और जुनून की हालत में मुझसे पहली हरकत ये सरजद होती कि मिर्जा के मकान के सामने बाजार में एक जलसा मुनक्किद करता, जिसमें मिर्जा की मक्कारी, दगाबाजी और अय्यारी पर एक तवील तकरीर करता, कुल बनी नौ इंसान और आइंदा आने वाली नस्लों को मिर्जा की नापाक फितरत से आगाह कर देता और उसके बाद एक चिता जलाकर उसमें जिंदा जलकर मर जाता। मैंने मुनासिब यही समझा कि जिस तरह हो सके इस बाइसाइकिल को औने पौने दामों को बेचकर जो वसूल हो उसी पर सब्र शुक्र करूं। भला से 10-15 रुपए का खसारा सही, 40 के 40 रुपए तो जाया न होंगे। रास्ते में बाइसाइकिल की दुकान आई, वहां ठहर गया। दुकानदार बढ़कर मेरे पास आया, लेकिन मेरी जबान को जैसे कुफ्र लग गया। उम्र भर कभी किसी चीज को बेचने की नौबत नहीं आई। अरे मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ऐसे मौके पर क्या कहते हैं। आखिर बड़े सोच विचार और तामुल के बाद मुंह से सिर्फ इतना निकला कि ये बाइसाइकिल है। लोगे क्या मतलब? बेचते हैं हम। दुकानदार ने मुझे ऐसी नजर से देखा, मुझे महसूस हुआ मुझ पर चोरी का शुबा कर रहा है। फिर बाइसाइकिल को देखा, फिर मुझे देखा, फिर बाइसाइकिल को देखा। ऐसा मालूम होता था अंदाजा नहीं कर सकता कि आदमी कौन सा है और बाइसाइकिल कौन सी है। आखिरकार कहने लगा, इसको कोई लेकर क्या करेगा? इस पर चढ़ेगा और क्या करेगा। अच्छा, चढ़ गया फिर क्या, फिर चलाएगा और क्या। अच्छा, बाइसाइकिल बिकने आई है। जिन हजरत का इसमें गिरामी खुदा बख्श था, उन्होंने बाइसाइकिल को दूर ही से यूं देखा जैसे भू सूंघ रहे। उसके बाद दोनों ने आपस में मशवरा किया और आखिर में वो जिनका नाम खुदा बख्श नहीं था मेरे पास आए और कहने लगे, तो सचमुच बेच रहे हैं? नहीं, फकत आपसे हम कलाम होने का शर्त हासिल करने के लिए मैं घर से ये बहाना कर लाया। वो तो ठीक है, तो क्या लेंगे आप? तुम ही बताओ। सचमुच बता दो। हाँ, सचमुच बता दो। अब बताओगे भी या यूं ही तरसाते रहोगे? 3 रुपए दूंगा इसके। मेरा खून खौल उठा, मेरे हाथ पांव और होंठ गुस्से के मारे कांपने लगे। मैंने कहा, ओ
सनद और हिरफत से पेट पालने वाले निचले तबके के इंसान, मुझे अपनी तौहीन की परवाह नहीं, लेकिन तूने जो अपनी बेहुदा गिरफ्तारी से इस बेज़बान चीज को सदमा पहुंचाया है, उसके लिए मैं तुझे कयामत तक माफ नहीं कर सकता। ये कहकर मैं बाइसिकल पर सवार हो गया और अंधाधुंध पाँव चलाने लगा। मुश्किल से 20 कदम भी न गया होऊंगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन यकलख उछलकर मुझसे आ रही है, आसमान मेरे सर पर से हटकर मेरी टांगों के बीच में से गुजर गया है और इधर उधर की इमारतों ने आपस में एक दूसरे के साथ अपनी जगह बदल ली। आवाज बजा हुए तो मालूम हुआ कि जमीन पर इस बेतकल्लुफी से बैठा हूं, गोया बड़ी मुद्दत से मुझे इसी बात का शौक जो आज पूरा हुआ। इर्द गिर्द कुछ लोग जमा थे जिनमें से अक्सर हंस रहे थे। सामने वो दुकान थी जहां मैंने अभी अभी अपनी नागाम गुफ्त-ओ-शुनीद का सिलसिला मुनक़ता किया था। मैंने अपने गिरदो-पेश पर गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी बाइसिकल का अगला पहिया बिल्कुल अलग होकर लुढ़कता हुआ सड़क के उस पार जा पहुंचा और बाकी बाइसिकल मेरे पास थी। मैंने फौरन अपने आप को संभाला, जो पहिया अलग हो गया था उसको एक हाथ में उठाया, बाकी मांदा बाइसिकल को दूसरे हाथ में थामा और चल खड़ा हुआ। ये महज एक इज़्तिरारी हरकत थी, वरना हाशा व कल्ला वो बाइसिकल मुझे हरगिज़ इतनी अजीज न थी कि मैं उसको इस हालत में साथ साथ लिए फिरता। जब मैं ये सब कुछ उठाकर वहां से चल दिया तो मैंने अपने आप से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? कहां जा रहे हो? तुम्हारा इरादा क्या है? ये दो पहिए काहे को साथ ले जा रहे हो? सब सवालों का जवाब यही मिला कि देखा जाएगा, फिलहाल तुम यहां से चल दो, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, सर ऊंचा रखो और चलते जाओ। जो हंस रहे हैं उन्हें हंसने दो। इस किस्म के बेहुदा लोग हर कौम और हर मुल्क में पाए